हेलो थियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो आज की नोवेल एक्सप्लेन करते समय मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई नो कि आज काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, और वो है ओल्ड गुयू के लिए। क्योंकि वैसे तो ये एक नोवेल ही है, बट इससे कुछ अटैचमेंट सी हो गई थी, साथ ही साथ ओल्ड गुयू से भी। क्योंकि नोवेल के स्टार्टिंग से गुयू जोयान के साथ हैं और उनका हर बात पे जोयान को छेड़ना, पॉइंट मारना, जोयान को परेशान करना, उसकी टांग खींचना, उसको हर एक ट्रबल से बचा लेना, हर एक प्रॉब्लम में उसकी हेल्प कर देना, जब उसे कुछ भी पता ना हो तो उसे सब कुछ बताना। और आज अपने प्यारे गुयू रिफाइन होने वाले हैं। तो देखो यार, जब हम लोग सिर्फ नोवेल रीड कर रहे हैं इतना बुरा हो रहा है, बुरा लग रहा है, तो जोयान को तो रिफाइन करना है, तो ना जाने उसे कितना बुरा लगने वाला है। आई नो कि ये बस कुछ चैप्टर्स हैं इस नोवेल के, बट इन कुछ चैप्टर से काफी ज्यादा अटैचमेंट थी और आप सभी लोग को इसका वेट भी था। तो कुछ लोगों के लिए ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा, कुछ लोग को थोड़ा सा बुरा लगेगा, कुछ लोग को अच्छा लगेगा क्योंकि जोयान की पावर बढ़ गई, कुछ लोग को बुरा लगेगा क्योंकि गुयू आज रिफाइन हो जाएंगे। तो चलो नोवेल को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा उदास होते हुए आज की नोवेल एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो मैं पिछला एपिसोड आप लोग को बता देता हूँ। जुआन सिस्टर लैंग विंगजुआन की हेल्प करता है, साथ ही साथ विचार और समाचार के भी जुआन को दर्शन हो चुके थे, जिसके लिए सिस्टर लैंग विंगजुआन ने कहा था कि इसे भूल जाना, क्योंकि अगर तुम इसे याद रखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी जोयान भी कहता है मैं ऐसी घटनाओं को कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन अपने दिल में। जिसके बाद सिस्टर लैंग विंगजुआन जोयान को आइस स्पिरिट चिल लिक्विड दे देती है और अपना ठरकी एक केब में आ जाता है और लुओतियन कुलरोन को सामने रख के कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है और धीरे धीरे अपनी पावर को गैदर करने लगता है, क्योंकि अब उसे स्पिरिट आइस स्पिरिट पिल रिफाइन करनी थी। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इतना ज्यादा उदास हूं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब को भी नहीं बोला, तो वो कर देना आज अपने हिसाब से। कमेंट तो मान लो आज करवाई करोगे। तो नोवेल की स्टार्टिंग होती है जब जोयान अपने कल्टीवेशन में एंटर हो जाता है, तो लैंग विंगजुआन भी अपने रिट्रीट पे चली जाती है, क्योंकि अब उसे भी बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को रिफाइन करना था। क्योंकि लैंग विंगजुआन की बॉडी में ज्यादा पावर नहीं बची थी और पिल को रिफाइन करने के लिए उसे भी अपने पीक लेवल तक पहुंचना था। तो इसी तरीके से पलक झपकते एक हफ्ता बीत जाता है और जियोयान, जो कि काफी टाइम से कल्टीवेशन में बैठा हुआ था, धीरे धीरे आंखें खोलता है। इस टाइम पे जियोन की जो डुईकुई थी वो पहले ही उसके पीक लेवल तक लौट आई थी और जियोन के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है, क्योंकि यहाँ पे जियोयान को अपनी पावर थोड़ी सी बढ़ी हुई भी फील हो रही थी। हालांकि ये बढ़ी हुई पावर बिल्कुल एक बूंद या दो बूंद जैसी ही थी, जिससे जियोन का कुछ भी नहीं होना था, लेकिन फिर भी जियोन खुश था। इसके बाद जोन अपने सामने की लुओतो एंड डिवाइन कुलड्रोन को देखता है और अचानक ही अपनी डुईकुई के साथ पावरफुल फ्लेम को कंट्रोल करता है और तुरंत ही कुलड्रोन को वापस से हीट अप करने लगता है। जैसे ही टेम्परेचर उस लेवल तक पहुंच जाता है जिसका जोन वेट कर रहा था, तो अपने हाथ को तुरंत ही फ्लिप करते हुए काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को कुलड्रोन के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है और जोयान की हेवनली फ्लेम भी बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें तुरंत ही रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है। आखिरकार जॉन ने बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को एक बार रिफाइन कर लिया था, जिसके कारण जॉन को टीयर 3 की पिल के रिफाइन करने का कुछ कॉन्फिडेंस तो जरूर होता है। साथ ही साथ जॉन यहाँ पे काफी ज्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट भी था। इस टाइम पे जोयान इन्हें धीरे धीरे ग्रिल कर रहा होता है और टाइम भी धीरे धीरे बीतता जाता है और पलक झपकते ही एक महीना बीत चुका होता है और वो सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट जो कि जोयान ने लुओतियन डिवाइन कुलड्रोन में डाले थे, जोयान की फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी के साथ पिघल कर एक लिक्विड में चेंज हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ जीलिन माउंटेन रेंज के अंदर एक महीने बीत जाने के बाद लिंग विंगजुआन भी अपने कल्टीवेशन से हट गई थी और इसके बाद उसने बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को स्वैलो कर लिया था और इसके बाद एक बार फिर से रिट्रीट के अंदर चली जाती है ताकि वो बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को रिफाइन कर सके। साथ ही साथ बाहरी वर्ल्ड में जालिंग माउंटेन रेंज के अंदर ज्वालामुखी के तल में बाव के साथ स्काई ईगल की तिकड़ी भी मौजूद थी और इस टाइम पे उनके सामने एक फ्लोर के ऊपर वही मॉन्स्टर कोर रखा हुआ होता है जो कि जोयान ने उन्हें दिया था 5 स्टार डाउडी लेवल के मॉन्स्टर का। उन चारों की आंखें भी बंद थी और वो एक एक करके उस मॉन्स्टर कोर से एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर रहे थे। हालांकि जोयान ने बाव को मॉन्स्टर कोर की एनर्जी को रिफाइन करने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि जोयान चाहता था कि अगर स्काई ईगल की तिकड़ी इसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगी तो उन तीनों की पावर 2 स्टार डाउडी लेवल तक पहुंच जाएगी। साथ ही साथ बाव अभी इन सभी लोग को जानता नहीं था, इसीलिए जोयान उनके साथ उन्हें मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। लेकिन स्काई ईगल को पता था कि बाव जोयान के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जोयान बाव को जालिंग माउंटेन रेंज के अंदर ही रखना चाहता है, इसीलिए उसने बाव को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। यहाँ तक कि बाव भी आगे चलकर जोयान की हेल्प कर सकता था और ये बाव के लिए एक एहसान होगा। इसमें हो सकता है कि वो एक हिस्सा एनर्जी का खो दें, लेकिन अगर बाव उनके ग्रुप में आ जाता है तो ये पहले ही उनके लिए काफी अच्छा था। जिसके बाद पलक झपकते ही आधा साल बीत चुका होता है और आधे साल के अंदर जोयान मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने के लिए पूरी तरीके से डूब चुका था और यहाँ पे जोयान ने आज स्पिरिट पिल को रिफाइन करने में कोई भी गलती नहीं की थी। यहाँ पे जोयान ने मूल रूप से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक ही बार में वो पिल पूरी तरीके से रिफाइन कर ली थी और इस टाइम पे उसके मेडिसिनल कुलड्रोन के अंदर एक गोल और प्याली सी
पिल घूम रही होती है और पिल बनने की लास्ट स्टेप पूरी होने ही वाली थी, जिसके बाद वही चीज जिसका हर एक एल्केमिस्ट को इंतजार होता है अचानक ही सामने आती है, गड़गड़ाहट की आवाज और आसमान में ब्लैक क्लाउड। और इनकी आवाज को सुनकर जुआन, जो कि आधे साल से गुफा के भीतर बैठा हुआ था, अचानक ही अपनी आंखें खोलता है और उसके चेहरे पर एक थकी हुई स्माइल होती है। जिसके बाद जुआन अपने उंगली से नॉर्दर्न किंग को अफेयर करता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है मेरे साथी। दूसरी तरफ जाइलिन माउंटेन रेंज के बाहर वो चारों फ्लेम कैन क्लेन, जिसमें जो क्लेन में एक अंधेरे कमरे के अंदर एक मोमबत्ती जल रही होती है और वहीं पे जो क्लेन का यंग मास्टर जोलिन कमरे में पालथी मारकर बैठा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और वो ट्रेनिंग मोड पे होता है। इस टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर नेचुरल एनर्जी धीरे धीरे अंदर जा रही थी और जोलिन की पावर बढ़कर 2 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल तक पहुंच गई थी। वहीं पे बाइक क्लेन के अंदर बाप बेटे दोनों ही एक अंधेरे कमरे के अंदर पालथी मारकर बैठे हुए थे और उन दोनों के सामने क्रीम कलर का सफेद क्रिस्टल रखा हुआ होता है। कहने की जरूरत नहीं थी, ये क्रिस्टल ऑब्वियसली एक स्पिरिट स्टोन था। ये स्पिरिट स्टोन बाकी स्पिरिट स्टोन से अलग था, साथ ही साथ इसके अंदर काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी थी और आधे साल तक कंटिन्यू रिफाइन करने के बाद भी इस स्पिरिट स्टोन की पावर बिल्कुल भी कम दिखाई नहीं दे रही थी, जिसका मतलब था कि ये स्पिरिट स्टोन हाई क्लास का स्पिरिट स्टोन होना चाहिए था। यहाँ पे बाएं इंक का जो पावर लेवल होता है वो इंटरमीडिएट 3 स्टार डाउडी लेवल की ताकत के साथ अब तक 3 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच गया था। वही भाईजान की पावर 2 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल तक पहुंच गई थी, जो कि जुओ क्लेन के जुओ लेन से थोड़ी मजबूत थी। सन क्लेन के जो लीडर होते हैं सन सू और यंग मास्टर सन हैक्सी, उनकी मौत हो जाने के बाद सन क्लेन पूरी तरीके से सदमे में था और उनके क्लेन में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि अब कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ा सके। सन क्लेन प्रेजेंट टाइम पे सन फैमिली के एक एल्डर के अंडर आ रहा था, जो कि ना तो ज्यादा पावरफुल थे और ना ही ज्यादा वीक थे। साथ ही साथ वो अपनी सन क्लेन को संभालने में भी कैपेबल नहीं थे, क्योंकि उनके जो फैसले थे और फैमिली को एकजुट करके रखने की पावर थी वो पहले ही इतनी नहीं थी, जिसके कारण सन क्लेन धीरे धीरे अपनी रिपुटेशन खोता जा रहा था। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पावर खो दी थी और उनके काफी सारे एनिमी भी थे, जिसका मतलब था कि फ्यूचर में उन्हें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता था। इस टाइम पे जिलिन माउंटेन रेंज के अंदर काले घने बादलों के नीचे जुआन का नॉर्दर्न किंग चुपचाप गर्व से खड़ा हुआ था और जुआन के हर एक लाइटिंग के सामने उसे बचा रहा था और अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होता है। ये पिल लाइटिंग लगभग 2 दिनों तक चलती है। साथ ही जुआन ने आइस स्प्रेड पिल को भी अपनी पिल कैप्चरिंग रिंग के अंदर कैद कर लिया था ताकि वो भाग ना पाए। साथ ही जुआन ने कुछ मेडिसिनल पिल्स को भी स्वेलो कर लिया था, जिसके कारण उसका ऑरा भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। एक हफ्ते बाद जुआन ने जो पिल स्वेलो की थी उसे रिफाइन करने के कारण जुआन की पावर पहले ही पीक लेवल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद जुआन खड़ा होता और इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी के अंदर की मात्र फुल ड्यूटी को फील करता है और इसके बाद नॉर्दर्न किंग को देखता है, जो कि केव के अंदर लौट आया था। तो उसकी पर्पल गोल्ड कलर और भी ज्यादा ब्राइट होता जा रहा था और वो ब्लैक कलर जो कि उसकी बॉडी के ऊपर था धीरे धीरे गायब हो रहा था। इस टाइम पे जोयान नॉर्दर्न किंग की चेस्ट पे हाथ फेरते हुए तुरंत ही एक पंच उसकी चेस्ट पे कर देता है, जिसके कारण नॉर्दर्न किंग कुछ कदम पीछे हटता है, जबकि जोयान 10 से 12 कदम तक पीछे की तरफ चला जाता है। और इस टाइम पे जोयान का हाथ भी पूरी तरीके से रेड हो गया था, जिसे देख के जोयान को काफी ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि जोयान ने 30 से 40% फिजिकल पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन नॉर्दर्न किंग ने इसे काफी अच्छी तरीके से रिजॉल्व कर लिया, जिसका मतलब था कि उसकी पावर 3 स्टार डाउडी लेवल के आसपास होनी चाहिए थी। आखिरकार नॉर्दर्न किंग की पावर का बढ़ना मतलब जोयान की पावर का बढ़ना ही था और उत्तरी राजा यानी कि नॉर्दर्न किंग की मौजूदा पावर के साथ 3 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब था नॉर्दर्न किंग की हेल्प के साथ जोयान को फ्यूचर में 400 पर सेक्ट का सामना करते हुए और उन 4 सेक्ट का भी सामना करते हुए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिल सकता था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करके एक जेट की बोतल निकालता है, जिसके अंदर स्नो व्हाइट कलर की एक पिल थी, जिससे काफी ज्यादा ठंडा ऑरा रिलीज हो रहा था और जोयान की बॉडी के अंदर की जो हेवनली फ्लेम थी वो अचानक ही डर कर बाहर से उसे रजिस्ट कर रही होती हैं और थोड़ा सा प्रेशर फील कर रही होती हैं, जो देखकर जोयान समझ जाता है कि यह सच में आइस स्पिरिट कहलाने लायक है, क्योंकि वो उसकी हेवनली फ्लेम को भी सप्रेस कर सकती थी, जिसका मतलब था कि अब फ्लेम को स्वेलो करने का टाइम है। और इतना सोचते ही जोयान की जो चेहरे पर खुशी थी वो अचानक ही गायब हो जाती और जोयान उदास हो जाता है और गुयू के साथ बिताए हुए हर एक टाइम को याद करने लगता है। तभी आवाज आती है, हाँ हाँ छोटे साथी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जो आने वाला है वो तो आएगा ही। आप और मैं, हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा करना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप जिएं और पावरफुल बने और कड़ी मेहनत करें और अपनी जनरेशन के सबसे पावरफुल पर्सन बने, ताकि मैं ये फील कर सकूं कि मेरा सेक्रीफाइस वास्तव में इसके लायक है, भले ही मैं अपना जीवन क्यों ना खो दूं। और इसके बाद धीरे धीरे गुयू जोयान के सामने अपेयर होकर उसके कंधे को थपथपा
आते हैं और इसके बाद जेट की बोतल को देखने लगते हैं। इस टाइम पे गुयू काफी ज्यादा टेंशन फ्री और शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऐसा भी था क्योंकि वो जोयान से अलग नहीं होना चाहते थे। जिसके बाद हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोयान की आंखें बंद होती हैं और वो धीरे धीरे खुलती हैं। तभी अचानक गुयू उसके सामने अपेयर होकर कहते हैं, हाँ हाँ छोटे साथी, ऐसा लगता है कि आप अपने पीक लेवल तक पहुंच गए। और इसके बाद दाढ़ी को सहलाते हुए जोयान की तरफ देखते हैं तो जोयान भी कहता है हाँ, क्योंकि जोयान अब पीक लेवल तक पहुंच गया था, जिसका मतलब था कि हेवनली फ्लेम को स्वेलो और रिफाइन करने का टाइम था। और इस टाइम पे जोयान अपने दिल में काफी ज्यादा स्ट्रगल फील कर रहा होता है क्योंकि वो गुयू के साथ रहना चाहता था, उन्हें रिफाइन नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी गुयू कहते हैं क्योंकि सब कुछ तैयार है तो मुझे लगता है कि अब शुरू करने का टाइम होना चाहिए। और इसके बाद गुयू जोयान की तरफ देखकर एक धीमी सी और इमोशनल स्माइल करते हैं और इसके बाद अचानक ही एक थॉट के साथ उनकी जो बॉडी होती है उससे फ्लेम रिलीज होने लगती है और इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई लेवल का होता है, जो कि नॉर्मल से पूरी तरीके से अलग था क्योंकि ये फ्लेम जैसे जैसे जल रही थी तो गुयू की जो बॉडी होती है वो भी धीरे धीरे एल्यूजनरी होती जा रही होती है, जिसका मतलब था कि जो गुयू अपने आप को धीरे धीरे जला रहे थे। ये देखकर जोयान अचानक ही काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जोयान को पता था कि ओल्ड गुयू अपने एसेंस को जला रहे हैं और एक बार जब उनका एसेंस पूरी तरीके से जल जाएगा तब यहाँ पे जो अपेयर होगी वो होगी बोन चिलिंग फ्लेम, जो कि काफी ज्यादा वाइल्ड होगी और काफी ज्यादा पावरफुल भी होगी। और अगर जोयान इसे स्वेलो करने और रिफाइन करने में कैपेबल नहीं रहा तो न केवल जोयान जल जाएगा बल्कि पूरी ही जीलन माउंटेन रेंज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी अचानक आवाज आती है, बेटे मेरे पास केवल 15 मिनट हैं, जिसके बाद मेरी सोल पूरी तरीके से जल जाएगी। उस समय बोन चिलिंग फ्लेम से मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। गुयू जिसकी सोल धीरे धीरे जल रही होती है जोयान को देखकर स्माइल करते हैं। उनकी बात को सुनकर जोयान की जो आंखें होती है पूरी तरीके से लाल होती है, जैसे कि वो अभी के अभी रो देगा। ये देखकर गुयू जोर से हंसते और कहते हैं, छोटे साथी तुम बड़े आदमी हो, तुम इतनी आसानी से कैसे रो सकते हो? यहाँ दुखी होने के बजाय तुमको खुद को तैयार कर लेना चाहिए। आखिरकार आने वाला फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आप बोन चिलिंग फ्लेम को स्वेलो करने में कैपेबल होंगे या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक कोशिश कर सकता हूँ। और उनकी स्माइल के बाद अचानक ही फ्लेम और भी ज्यादा तेजी से जलने लगती है और जोयान तुरंत ही खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि जोयान को इसे स्वेलो करना ही था। हालांकि तभी गुयू की आवाज तुरंत ही आती है, 15 मिनट हो चुके हैं और पूरी तरीके से गुयू गायब हो जाते हैं। और इसके बाद निकलती है वहाँ पे पावरफुल बोन चिलिंग फ्लेम, जो कि एक धमाके के साथ आसपास की हर एक चट्टान को पिघलाना शुरू कर देती है। और इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि आसपास की वो बर्फीली चोटियां जो कि न जाने कितने 100 वर्षों से वहां पर थी, बोन चिलिंग फ्लेम के इफेक्ट के कारण तुरंत ही पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। इस टाइम पे अगर जोयान की बॉडी में उसकी हेवनली फ्लेम्स नहीं होती तो ऐसा लग रहा था कि जोयान तुरंत ही जलकर राख में बदल जाता। हालांकि इस टाइम पे जोयान उस फ्लेम के अंदर एक बास्केटबॉल जैसे फ्लेम को देख रहा होता है, जो कि बोन चिलिंग फ्लेम का एसेंस था। एसेंस को देखते ही जोयान तुरंत ही अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और चारों तरफ से उसकी हेवनली फ्लेम्स घेर लेती हैं। हालांकि जोयान का हाथ बोन चिलिंग फ्लेम के एसेंस के पास पहुंचने ही वाला था कि उसी टाइम पे जोयान की फ्लेम अनकंट्रोल होकर बुझ जाती है। ये देखकर जोयान चौंक जाता है और उसके बाद उसे तुरंत ही याद आता है कि सामने ओरिजिनल बोन चिलिंग फ्लेम है, जबकि जोयान के पास केवल फ्लेम सीड की फ्लेम है। और अगर जोयान इसका यूज करके बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने वाला था तो ये तो पूरी तरीके से उसके लिए इम्पॉसिबल जैसा था। जिसके बाद जोयान कहता है, डैम इट, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया, मेरी फ्लेम है बोन चिलिंग फ्लेम के सामने फाइट नहीं कर पाएंगी। जिसके बाद जोयान कहता है, ऐसा लगता है कि मैं केवल अपनी पावर पर ही भरोसा रख सकता हूँ। जोयान केवल बोन चिलिंग फ्लेम से बचने के लिए ही हेवनली फ्लेम का यूज कर सकता था। अगर जोयान को उसे रिफाइन करना है तो जोयान को खुद पर ही भरोसा करना था, इसीलिए जोयान स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट करता है और जोयान के सामने एक एल्यूजनरी फिगर क्रिएट हो जाती है। हालांकि इस बार जोयान की जो एल्यूजनरी फिगर क्रिएट हुई थी वो वापस ही जोयान की बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है, जिसके बाद जोयान की पावर जो होती वो काफी हद तक बढ़ गई थी। और इस टाइम पे जोयान इसका यूज करके बोन चिलिंग फ्लेम के साथ रजिस्ट करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गया था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही एक लंबी सांस लेता है और अपने सामने बोन चिलिंग फ्लेम के एसेंस फ्लेम को देखकर तुरंत ही अपने मुंह को खोलता है और एक सक्शन फोर्स के साथ बोन चिलिंग फ्लेम के एसेंस को तुरंत ही स्वेलो कर लेता है। जैसे ही जोयान बोन चिलिंग फ्लेम को स्वेलो करता है तो एक हाई टेम्परेचर जोयान को अपनी बॉडी के अंदर फील होने लगता है। भले ही जोयान ने स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल का यूज किया हो, लेकिन बोन चिलिंग फ्लेम की पावर का सामना करना मुश्किल था। बोन चिलिंग फ्लेम के साथ जोयान की जो मेरिडियंस होती हैं धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाती हैं। आखिरकार बोन चिलिंग फ्लेम के एट्रीब्यूट थे कि उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो सकता है, लेकिन ये किसी भी चीज को जमा भी सकती है और काफी ज्यादा ठंडी भी होती है। हालांकि भले ही जोयान को इस टाइम पे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन इस टाइम पे जोयान फोर्सफुली इसे बर्दाश्त कर रहा होता है। जोयान का चेहरा पूरी तरीके से रेड हो गया था क्योंकि आखिरकार गुयू ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया था, तो वो हार तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता था। जिसके बाद जोयान फोर्सफुली अपने दिमाग को कंट्रोल करके अपनी बॉडी के अंदर डुईक्यू को एक्टिवेट करता है और डुईक्यू वॉर्टेक्स को क्रिएट करके बोन चिलिंग फ्लेम को रोकने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसकी
उसकी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय ना करे। हालांकि जॉन सीड फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो बोन चिलिंग फ्लेम को रोक सके, इसीलिए कुछ ही टाइम के अंदर जोयान की डुई टूट जाती है और एक बहुत जोरों का दर्द जोयान को होने लगता है, जिसके कारण जोयान की पूरी बॉडी ब्लड रेड हो गई होती है और बहुत बुरी तरीके से कांप रही थी। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो जोयान भी धीरे धीरे खुद को स्टेबल कर लेता है, क्योंकि काफी देर की बमबारी के बाद बोन चिलिंग फ्लेम ने फैलना बंद कर दिया था और इस टाइम पे जोयान की कसकर बंद आंखें भी धीरे धीरे खुल गई थी। जिसके बाद जोयान के हाथ में दिखाई देती है जट की बोतल, जिसे जोयान तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके अंदर होती है आइस स्पिरिट पिल। जोयान जैसे इस पिल को स्वेलो करता है तो अचानक ही एक बर्फीली ठंडी फीलिंग जोयान की बॉडी के अंदर फील होने लगती है और कुछ ही सेकंडों के अंदर जोयान की बॉडी में तेजी से फैलना भी स्टार्ट कर देती है और बोन चिलिंग फ्लेम को रोकना स्टार्ट कर देती है। इस टाइम पे वो बोन चिलिंग फ्लेम जो कि जोयान की पूरी बॉडी में फैल चुकी थी, आइस स्पिरिट पिल के सामने तुरंत ही जोयान के डुई की वर्टेक्स की तरफ चली जाती है। ये देखकर जोयान को काफी ज्यादा खुशी होती है कि आखिरकार आइस स्पिरिट पिल सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ तक कि बोन चिलिंग फ्लेम भी इसके सामने बेबस थी। जोयान के डुई की वर्टेक्स के अंदर आइस स्पिरिट पिल काफी ज्यादा रिच एनर्जी को प्रोड्यूस करने लगती है और वो बोन चिलिंग फ्लेम जो कि जोयान की बॉडी के अंदर थी उसके चारों तरफ आइस का एक बैरियर क्रिएट कर देती है, मानो जैसे वो बोन चिलिंग फ्लेम को बुझाना चाहती हो। हालांकि तभी बोन चिलिंग फ्लेम भी काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से अपने आसपास बने हुए उस आइस बैरियर पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर जोयान के फेस इंप्रेशन थोड़ी से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसने नहीं सोचा था हेवनली फ्लेम पलटवार भी करेगी। इस टाइम पे जोयान देख सकता था कि उस आइस बैरियर पे धीरे धीरे क्रैक्स बनने लगे हैं। हालांकि बोन चिलिंग फ्लेम की जो पावर थी वो भी तेजी से घटती जा रही थी और बोन चिलिंग फ्लेम भी कमजोर होती जा रही थी, जिसका मतलब था कि दोनों की टक्कर ड्रॉ पे ही खत्म होने वाली थी। क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम अब वीक हो चुकी थी, इसीलिए वो दरारें एक बार फिर से वापस से क्रैक को ठीक कर देती हैं, जिसका मतलब था कि अब बोन चिलिंग फ्लेम को इस बैरियर को तोड़ने में और इससे बचकर निकलने में कठिनाई होने वाली थी। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम्स को अपेयर करता है और बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इस टाइम पे बोन चिलिंग फ्लेम कोई भी रेजिस्टेंस को क्रिएट नहीं कर रही होती, क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम ने रजिस्ट करना छोड़ दिया था। तो जोयान के लिए ये काफी ज्यादा इजी होने वाला था। इस टाइम पे जोयान को बस बोन चिलिंग फ्लेम की जो मेमोरीज थी उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उस पे अपना स्पिरिचुअल प्रिंट लगाना था और इसे रिफाइन करके अपनी हेवनली फ्लेम के साथ फ्यूज कर लेना था, जिसके बाद ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी। हालांकि ये जितना ज्यादा इजी लग रहा था, इसे पूरा करना उतना ही ज्यादा कठिन और दर्दनाक होने वाला था। इस टाइम पे जोयान अपने रैंक 3 की स्पिरिचुअल पावर का यूज करके बोन चिलिंग फ्लेम के अंदर इंटर करा देता है और धीरे धीरे इसकी मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करके बोन चिलिंग फ्लेम में अपना निशान लगा देता है। हालांकि भले ही आइस स्पिरिट पिल ने बोन चिलिंग फ्लेम की पावर को कम कर दिया था, लेकिन ये प्रोसीजर अभी भी काफी ज्यादा दर्दनाक था, जिसे जोयान धीरे धीरे झेल रहा होता है। इस टाइम पे टाइम धीरे धीरे बहता जाता है और जोयान पूरी तरीके से बोन चिलिंग फ्लेम पर ही कॉन्सेंट्रेट था और 1 महीना बीत चुका होता है। इस टाइम पे जोयान का चेहरा पीला पड़ गया था और पूरे ही माथे से पसीने की बूंदें टपटपा रही होती हैं। इस टाइम पे बोन चिलिंग फ्लेम शांत हो चुकी होती है पूरी तरीके से और जोयान धीरे धीरे उसे रिफाइन कर रहा था। हालांकि तभी जोयान को अपनी बोन चिलिंग फ्लेम के अंदर एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद जोयान जो कि काफी टाइम से शांत था अचानक ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इस टाइम पे जोयान ने बोन चिलिंग फ्लेम की पूरी ही मेमोरीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद जोयान की ये बोन चिलिंग फ्लेम बिल्कुल नए बच्चे की जैसी ही थी, जिसके अंदर अटैक की पावर बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मैं कहूँ तो BDTH फर्स्ट में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की तरह, जहाँ पे वो एक बिल्कुल फ्रेश और न्यू फ्लेम बन गई थी सेल्फ डिस्ट्रैक्शन के बाद, उसी तरीके से ये भी एक न्यू फ्लेम बन जाती है। और ये देखकर जोयान का पीला चेहरा अचानक ही स्माइल करता है सुकून भरी कि मैं सक्सेसफुल रहा। इस टाइम पे जोयान ने इसमें लगभग अपनी 1/3 स्पिरिचुअल पावर भी समाप्त कर दी होती है। हालांकि अब ये स्टेप पूरा हो गया था, जिसका मतलब था कि नेक्स्ट स्टेप इसे रिफाइन करना और इसे फ्यूज करना था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने दिमाग को कंट्रोल करके अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करता है, क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम ने रजिस्ट करना बंद कर दिया था और अपनी मेमोरीज खो दी थी। तो ये जोयान के लिए अब काफी ज्यादा इजी होने वाला था। साथ ही साथ बोन चिलिंग फ्लेम के हाई टेम्परेचर के कारण जोयान की बॉडी को भी इसकी आदत हो चुकी होती है, क्योंकि अब सारे ही हार्ड स्टेप पूरे हो चुके थे। तो जोयान दिल में धीरे धीरे खुश होता है और इसके बाद बोन चिलिंग फ्लेम को देखता है, जो कि उसके फ्लेम मंत्रा से होते हुए कोई पाथ से जा रही थी। इस टाइम पे जोयान का ये फ्लेम रिफाइनमेंट पूरा हो चुका होता है और अब टाइम जोयान को फ्लेम को फ्यूज करने का था, जिसके बाद जोयान की पावर बढ़ जाएगी। इस टाइम पे ये बोन चिलिंग फ्लेम जो कि जोयान की मेरिडियंस और क्यू पाथ से होके जा रही होती है, बिल्कुल एक इनोसेंट बच्चे की तरह थी, जो कि जोयान की हर एक बात को मान रही थी। हालांकि इस टाइम पे जोयान को हेवनली फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम दोनों को ही मिलाना था, जो कि दोनों अलग अलग ऊर्जा या की एनर्जीज थी। और अगर जोयान यहाँ पे लापरवाही
परवाह होता तो हेवनली फ्लेम का बैकलैश भी हो सकता था। इसीलिए जोयान के काफी सारे मेरिडियन से होते हुए जोयान के सामने काफी सारी व्हाइट कलर की फ्लेम बाहर निकलने लगती है और जोयान अपने दिमाग के साथ इस फ्लेम को कंट्रोल कर रहा था और अपने सभी चैनल्स और मेरिडियन से इसे पास होने दे रहा होता है, जिसके बाद ये धीरे धीरे जोयान के डुइकुई वर्टेक्स में इकट्ठा होने लगती है। हालांकि तभी जोयान के डुइकुई वर्टेक्स के अंदर कुछ फ्लेमें टिमटिमा रही होती हैं जो कि बोन चिलिंग फ्लेम की घुसपैठ का विरोध कर रही थी और उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी फ्लेम बोन चिलिंग फ्लेम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही और उसे अंदर ही नहीं आने दे रही है, जिसके कारण जोयान को इसे कंट्रोल करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। ये बिल्कुल एक ऐसा ही सीन था जैसे कि दो काफी ज्यादा एग्रेसिव लड़कियां एक दूसरे से बहस कर रही हो और वो एक दूसरे से हार मानने को रेडी ही ना हो। हालांकि जोयान इसे ज्यादा देर तक चलने नहीं दे सकता था, इसीलिए जोयान तुरंत अपने फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट करते हुए अपनी डुइकुई को भी एक्टिवेट करता है और तुरंत ही कहता है मेरे लिए फ्यूज मर्ज फॉर मी। और जोयान के इतना कहते ही एक ठंडी सांस के साथ दोनों ही फ्लेम एक दूसरे के साथ फ्यूज होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस टाइम पे वो एक दूसरे से टकरा भी रही होती हैं, जिसके कारण काफी सारी डुइकी बैक्स जनरेट हो रही थी और टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था, जिससे जोयान को जलन भी हो रही होती है। जलन मतलब आगी वाली जलन। हालांकि जोयान इस टाइम पे इस कंडीशन से काफी ज्यादा फैमिलियर था और उसे पता था कि ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए जोयान इस टाइम पे एक्स्ट्रा अलर्ट होता है। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो कोई ध्यान से देख सकता था कि वो दोनों फ्लेम के गुच्छे जो कि एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे वो अब धीरे धीरे एक साथ फ्यूज होना स्टार्ट हो चुके होते हैं। ये देखकर जोयान एक्साइटेड और टेंशन दोनों में होता है और इनके फ्यूजन का ही वेट कर रहा होता है। हालांकि इस टाइम पे समय तेजी से बीत रहा होता है और जोयान को भी नहीं पता था कि कितना टाइम निकल गया। वहीं पे दूसरी तरफ ज्वालामुखी के बाहर चार लोग एक साथ जागते हैं और गड़गड़ाहट की आवाज सुन सकते थे। इस टाइम पे पूरी जाइलिंग माउंटेन रेंज को घने काले बादलों ने ढक रखा था और इस टाइम पे जाइलिंग माउंटेन रेंज के आसपास रहने वाले ह्यूमन एक्सपर्ट शोर मचाने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने जाइलिंग माउंटेन रेंज के अंदर इतनी अजीब चीज देखी थी। ये काले बादल लगभग एक हफ्ते तक बने रहते हैं और कई सारे लोगों ने ये सीन देखा हुआ होता है जो कि गड़गड़ाहट की आवाज के साथ किसी की भी जान को और आत्मा को कंपा सकता था। ये देखकर सभी कहते हैं एम्परर क्लेस या कि एम्परर ट्रेबुलेशन। इस टाइम पे सभी को पता था कि जावलिन माउंटेन रेंज के इनर एरिया में 3 पावरफुल मैजिकल बीस्ट हैं और सबको लग रहा होता है कि उनमें से कोई एक डाउडी लेवल पर पहुंच चुका है। 4 सेक्ट जो कि ज्यादातर जाइलिंग माउंटेन रेंज को सीरियस नहीं लेते थे, इस टाइम पे उन्होंने भी इस चीज को काफी ज्यादा सीरियस लिया था जब उन्हें पता चला कि एम्परर ट्रेबुलेशन पूरे एक हफ्ते तक चला था। इस टाइम पे उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, बल्कि इसके अपोजिट उन्होंने कुछ लोगों को गुप्त तौर पर जांच के लिए जाइलिंग माउंटेन रेंज में भेजा था और बाद में वो चारों क्लेन के वो वॉरियर्स आकर उन्हें बताते हैं कि 4 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के मैजिकल बीस्ट थे जिन्होंने एक साथ ही एम्परर ट्रेबुलेशन को फेस किया था और अब तक वो चारों ही लोग काफी ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट बन चुके थे, जिसका मतलब था कि वहां पे अब 4 डाउडी लेवल के मैजिकल बीस्ट थे। और ये सुनकर तो चारों क्लेन भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि 4 लोगों ने एक साथ एम्परर ट्रेबुलेशन को क्रॉस किया है, साथ ही एक ही जगह पर एक ही टाइम पर। इस टाइम पे उन्हें यही लगता है कि क्या ये जोयान की वजह से हो सकता है। उन्हें पता था कि जोयान रैंक 3 का अल्केमिस्ट है और एम्परर ट्रेबुलेशन पिल जैसी नॉर्मल पिल जोयान के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। हो सकता है जोयान ने उसे रिफाइन करके इन मैजिकल बीस्ट को दिया हो और उन्हें एक ही टाइम पर डाउडी लेवल को क्रॉस करने में हेल्प की हो। जिसके बाद हमें बताया कोई आवाज सुनाई देती है, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। लगता है जोयान 2 साल से ज्यादा टाइम तक गायब रहा है, तो वो वास्तव में जाइलिंग माउंटेन रेंज के अंदर छिपा है और क्योंकि जिलिन माउंटेन रेंज के अंदर ह्यूमन नहीं जा सकते, इसीलिए हम उसे ट्रैक और खोज नहीं पाए। क्या आपको लगता है आप इतने स्मार्ट हैं कि हम आपको ढूंढ नहीं पाएंगे? यहाँ पे जैसे ये चारों क्लेन के लोग ये सोचते हैं तो कोई भी स्टेप नहीं उठाते, ना ही कोई चाल चलते हैं। बेबस चुपचाप वेट करने लगते हैं कि कब जोयान उनके सामने आएगा। हालांकि इस फ्यूजन के टाइम पे भी टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता और जोयान बिल्कुल एक स्टैचू की तरह बैठा था। यहाँ तक कि जोयान का ऑरा भी पूरी तरीके से उसकी बॉडी के अंदर ही था और अगर जोयान की सांस नहीं चल रही होती तो कोई भी यही समझता कि जोयान एक स्टैचू ही है। इस टाइम पे एक एक करके 1 साल और बीत जाता है और जोयान की हेवनली फ्लेम का ये फ्यूजन एंड होने वाला था। इस टाइम पे फ्यूजन के कंप्लीट हो जाने के बाद जोयान को एक व्हाइट कलर की फ्लेम का गुच्छा दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके अंदर छोटी छोटी फ्लेमें भी टिमटिमा रही होती हैं और ये काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की लग रही होती है। हालांकि जैसे ये फ्यूजन एंड होता है तो अचानक ही जोयान के ऑरे में उतार चढ़ाव होने लगते हैं और एक ब्लास्ट के साथ वो फ्लेम जोयान के फ्लेम मंत्रा से होते हुए बॉडी में फैलने लगती है और जोयान की पावर भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है।
जोयान जो कि 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के लेट स्टेज पर था, उसकी पावर बढ़ना स्टार्ट होती है और वो लेट स्टेज के पीक पर पहुंचता है, जिसके बाद 7 स्टार, फिर 8 स्टार और इस टाइम तक ये रुकने का नाम भी नहीं लेता। 3 महीने के बाद जोयान का ऑरा 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाता है। हालांकि जोयान का ऑरा बढ़ना अभी भी नहीं रुका था और देखते ही देखते आधा साल बीत जाता है और जोयान की पावर लेट स्टेज से 9 स्टार की लेट स्टेज से डाउडी लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन अभी भी जोयान का ऑरा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बस बात सिर्फ इतनी थी कि ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा था। हालांकि इस प्रोसेस के कारण जोयान एक काफी अच्छी पावर को हासिल करने वाला था। आखिरकार किसी को भी पता होना चाहिए कि 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल से डाउडी तक लेवल तक पहुंचने के लिए लोगों को कई सौ साल लग जाते हैं, लेकिन जोयान यहाँ पे कुछ ही सालों के अंदर पहुंच गया था और ऑरा रुकने का अभी भी नाम नहीं ले रहा था। हालांकि यहाँ पे जोयान का ऑरा बढ़ रहा था कि उसी टाइम पे जाइलिंग माउंटेन रेंज के एरिया में कुछ ह्यूमन फिगर्स दिखाई देती हैं, जो कि कुछ हजार किलोमीटर दूर थी और एक मिस्टीरियस जगह के भीतर खड़ी हुई थी। और ये अजीब सी चीज एक आईने जैसी लग रही होती है। इसे आईने जैसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि बाहर से देखने पर ये बिल्कुल एक मिरर के जैसे ही लग रहा था, लेकिन अंदर से ये काफी ज्यादा बड़ा भी था। हालांकि ये दर्पण या कि मिरर नॉर्मल मिरर से काफी ज्यादा अलग था। ये अंदर से पूरी तरीके से ब्लैक था और इसके अंदर काफी सारे मिस्टीरियस आइकन भी बने हुए थे, जिसे कोई समझ नहीं सकता था। इस आईने के पीछे 3 मिस्टीरियस आइकन थे, जैसे कि अजीब तरीके की एक फीकी फीकी साइन रिलीज हो रही होती है और ये काफी ज्यादा अजीब ही लग रहा होता है। हालांकि तभी उस आईने के अंदर से एक आवाज आती है, आप सभी लोगों को चाबी ढूंढनी चाहिए। अगर आप वास्तव में इसे नहीं ढूंढ पा रहे तो आपको फ्यूचर में परेशानियों का सामना करना होगा। अचानक उस डार्क मिरर से ये आवाज आती है तो सभी जो कि उस मिरर के अंदर थे कांपने लगते हैं। इस टाइम पे उस मिरर के अंदर केवल 2 हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे, जो कि तुरंत ही उस मिरर से बाहर निकलते हैं। तभी उस मिरर से एक बार फिर आवाज आती है, जाओ और उस चाबी को लेकर आओ। मैं गारंटी देता हूँ कि फ्यूचर में आपको किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ से स्टोरी लाइन पूरी तरीके से एक अलग डोमेन पे जाने वाली है और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि यहाँ से जो स्टोरी लाइन होने वाली वो कितनी खतरनाक और अच्छी होने वाली है। तो चलो। उस एक वॉइस को सुनकर दोनों ही ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और तुरंत ही उस ब्लैक कलर के मिरर के अंदर एंटर होते हैं, जिसके बाद मिरर अचानक एक सक्शन फोर्स को जनरेट करके ब्लैक कलर के फोर्स को जनरेट करता है, जिसके बाद आसपास का जगह क्रैक होती है और वो उसके अंदर गायब हो जाता है। इस टाइम पे वो सभी लोग एक ब्लैक होल जैसी जगह पर एंटर हो गए थे और गायब हो गए होते हैं, जिसके बाद हमें वापस से जीलिंग माउंटेन रेंज का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ केव के अंदर जोयान लॉन्ग टाइम से अपने कल्टीवेशन के अंदर था और एक डाउडी ट्रेवलेशन धीरे धीरे आसमान के ऊपर इकट्ठा हो रहा था। हालांकि जोयान की जो पावर थी अभी भी बढ़ती जा रही होती है, इसके कारण डाउडी ट्रेवलेशन के आने में देरी हो रही थी। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि डाउडी ट्रेवलेशन बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला था। जोयान की पावर जब भी स्टेबल हो जाएगी तभी ये डाउडी ट्रेवलेशन स्टार्ट होगा। इस टाइम पे जीलिंग माउंटेन रेंज के बाहर 4 क्लेनों के यंग मास्टर भी अपने कल्टीवेशन में लगे हुए थे और उनके अंदर भी अपनी पावर को बढ़ाने का कॉन्फिडेंस चल रहा होता है। आखिरकार वो चारों क्लेन के लोग जोयान पर कब्जा करने की उम्मीद रखे हुए थे। इसी तरीके से कल्टीवेशन करते करते आधा साल और बीत जाता है और जोयान की प्रेजेंट टाइम की पावर 2 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच गई थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जोयान का कल्टीवेशन अभी भी एंड नहीं हुआ, क्योंकि भले ही जोयान 2 स्टार डाउडी पर पहुंच गया था, ऐसा लग रहा था कि जोयान का ऑरा 2 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचने वाला हो। हालांकि जोयान भी यहाँ पे रिट्रीट को रोकने की हिम्मत नहीं करता और देखते ही देखते कुछ टाइम के अंदर जोयान की पावर 2 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल पर पहुंच जाती है और जोयान 3 स्टार डाउडी लेवल पर कदम रखने से एक ही कदम दूर था। हालांकि इस टाइम पे जोयान फोर्सफुली अपनी पावर को 3 स्टार डाउडी लेवल तक पहुंचा सकता था, लेकिन जोयान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि आगे चलकर ये उसके कल्टीवेशन को इफेक्टिव कर सकता था। इसीलिए जोयान ने अपनी पावर को 2 स्टार डाउडी लेवल तक कंप्रेस कर दिया था, 2 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल तक कंप्रेस कर दिया था। हालांकि अब तक जोयान का ऑरा बढ़ना बंद हो गया था, लेकिन तभी जोयान के दिमाग में अचानक ही एक उतार चढ़ाव और फ्लक्चुएशन होता है और इसके बाद उसकी आंखों से अचानक एक साइन रिलीज होती है और ये चेंजेस जोयान के सोल बीड पर हुए थे। और इस टाइम पे जोयान का जो सोल बीड था वो भी थोड़ा बड़ा और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो गया था, जिसका मतलब था कि जोयान की स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ गई थी और ये माना जा सकता था कि रैंक 3 के अल्केमिस्ट में जोयान की स्पिरिचुअल पावर सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जा सकती थी, जो कि रैंक 3 के एडवांस लेवल पर थी। हालांकि तभी जोयान के सोल बीड में अचानक फ्लक्चुएशन होता है और एक अजीब सा ऑरा उससे बाहर निकलता है, जो देखकर जोयान बिल्कुल भी उदास और टेंशन नहीं लेता, बल्कि एक कोल्ड स्माइल पास करता है, जैसे कि उसने पहले ही इसकी उम्मीद की हो। और इसके बाद कहता है, आखिरकार आप बाहर आ ही गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जोयान की कोल्ड स्माइल जैसे ही बाहर निकलती है और ये आवाज आती है, उसी टाइम पे जोयान के सोल बीड के अंदर से ब्लैक कलर की जो फ्लेम होती है धीरे धीरे बाहर निकलती है और एक एल्यूजनरी ह्यूमन फिगर में बदल जाती है, जो कि जोयान के सामने आते ही तुरंत ही कहती है, जोयान क्या तुम मुझे
अभी भी याद करते हो। और इसके बाद एक ब्लैक कलर की फॉग ने जोयान के सोल बीट को घेर लिया होता है। तभी जोयान अपने दिमाग को कंट्रोल करता है और सोल बीट से एक स्पिरिचुअल पावर निकलती है जो कि जोयान की इल्यूजनरी फिगर को क्रिएट कर देती है। और इस टाइम पे जोयान हेम्यू के सामने खड़ा हुआ था और एक स्माइल के साथ उसे देख रहा था, जिसके बाद जोयान कहता है हेम्यू, हमें पिछली बार मिले हुए काफी टाइम हो गया है। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा शांत होता है और बिल्कुल भी टेंशन उसे नहीं होती, जैसे कि उसे पता हो कि ऐसा होने वाला हो। तभी हेम्यू कहता है, शांत होने का नाटक कर रहे हो? ओल्ड, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था और आपकी बॉडी के अंदर छिपा हुआ था। क्या आपको लगता है कि आप मुझे इतनी आसानी से ढूंढ सकते हैं? इस टाइम पे वो डिसरिस्पेक्टेड वे में जोयान से कहता है और उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि जोयान उसके सामने अभी भी शांत होगा। दुर्भाग्य से इससे पहले उसने एक पर्सन को पहले ही इग्नोर कर दिया था जो कि गुयू थे। जोयान को तो हेम्यू के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गुयू को भी पता नहीं था। गुयू की अपनी पावर के साथ उन्होंने हेम्यू को पहले ही खोज लिया था। आखिरकार गुयू की पावर के साथ हेम्यू को मारना चींटी को कुचलने जितना आसान था। हालांकि गुयू ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि जैसा ओल्ड गुयू ने कहा था कि उस स्पिरिट रूट जो कि हेम्यू की थी उन्हें मिली थी और उससे हेम्यू का ऑरा पूरी तरीके से गायब था और उन्हें शक था कि वो जोयान के अंदर है। जिसके बाद गुयू ने हेम्यू के ओरिजिन का जोयान की बॉडी में पता लगा लिया था और उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया था, क्योंकि ये जोयान के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती थी अगर जोयान इसे रिफाइन कर लेता है तो। इसीलिए गुयू फोर्सफुली हेम्यू की सोल को जोयान की बॉडी से नहीं निकालते, क्योंकि इससे जोयान के एसेंस को भी नुकसान पहुंच सकता था और जोयान का कल्टीवेशन भी इफेक्टिव हो सकता था। साथ ही साथ उस टाइम पे जिनसे स्पिरिट रूट के अंदर बहुत बड़ी एनर्जी होती है और जोयान अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ उसे नहीं रोक सकता था, मतलब पास्ट में नहीं रोक सकता था। और अगर जिनसे स्पिरिट हल्का भी बैकलेस कर देती तो ब्लास्ट के साथ जोयान भी मर सकता था। और इसीलिए इस चीज से बचने के लिए गुयू ने हेम्यू को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था और जोयान को उस दिन तक का वेट करने के लिए कहा था जब हेम्यू उसके सामने खुद अपेयर हो, क्योंकि हेम्यू ने जोयान के एसेंस को छोड़ दिया था। तब तक सब कुछ गुयू के कंट्रोल में होने वाला था, लेकिन जिस टाइम पे हेम्यू अपेयर हुआ था उस टाइम पे जोयान ने बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन किया था और ठीक गुयू ने भी इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। आखिरकार गुयू की रक्षा के बिना जोयान काफी ज्यादा अकेला था और हेम्यू को पूरा भरोसा था कि अगर वो जोयान को शॉक कर सकता है तो जोयान की मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करके जोयान के अंदर वो वापस से जन्म ले सकता है। हालांकि अफसोस की बात थी कि गुयू ने पहले ही हर एक चीज को प्लान कर रखा था। ये सेम वैसा ही है जैसे कि जोयान ने बोन चिलिंग फ्लेम के जो मेमोरी है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब बोन चिलिंग फ्लेम जोयान के कंट्रोल में हो गई। वैसे ही जैसे ही हेम्यू जोयान की मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता तो जोयान हेम्यू की बॉडी में हेम्यू जोयान की बॉडी को कंट्रोल कर लेता। लेकिन गुयू को पहले ही इस चीज का पता था, तो उन्होंने पहले ही अपने प्लान बना रखे थे। हालांकि हेम्यू जैसे ही जोयान की बात सुनता है तो उसके फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और इसके बाद तुरंत ही वो अपनी ब्लैक फॉग के साथ जोयान के ऊपर अटैक कर देता है। हेम्यू के इस अटैक को देखकर जोयान पूरी तरीके से शांत रहता है और कहता है छोटी मोटी बातें। और इसके बाद जोयान अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे अचानक ही व्हाइट कलर की फ्लेम अपेयर हो जाती है जो कि पूरे ही जोयान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को घेर लेती है। और जोयान की उस व्हाइट कलर की फ्लेम जिसमें कुछ और भी फ्लेम मिक्स थी अपेयर होती है, तो आसपास का हेम्यू का जो ब्लैक कलर का फॉग था सेकेंडों में रिफाइन हो जाता है और जोयान की फॉग का सामना ही नहीं कर पाता। ये देखकर वो तुरंत ही डरते हुए कहता है ये है। इस टाइम पे उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था और काफी सदमा भी था। तभी जोयान कहता है हाँ मेरे लिए आपका पता लगाना संभव है, लेकिन ये मत भूलिए कि एल्डर गुयू की ताकत के साथ वो आपके पीक लेवल पर भी आपसे काफी ज्यादा पावरफुल थे और इससे पहले कि मैं उन्हें रिफाइन करता उन्होंने मुझे पहले इस चीज के बारे में बता दिया था। ये सुनकर हेम्यू कहता है क्या? उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में गुयू ने उसे ढूंढ लिया था। तभी वो कहता है तुम सब बहुत बेकार हो और इस टाइम पे काफी नाराज दिखाई देता है। तभी जॉन कहता है तुम कहते हो मैं बेकार और डरावना हूँ, मुझे ये मत बताओ कि तुम किसी दूसरे की सोल को सैलो करना चाहते थे तो तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, क्या तुम मुझसे ज्यादा बुरे नहीं हो? और इतना कहने के बाद जोयान तुरंत ही अपनी मुट्ठी को हटा लेता है और जोयान की व्हाइट कलर की बोन चिलिंग फ्लेम तुरंत ही हेम्यू के आसपास अपेयर होने लगती है। जिसके बाद जोयान कहता है हाँ मैं अभी भी 3 स्टार डाउडी लेवल तक नहीं पहुंचा, एनर्जी की कुछ कमी है। उस मामले में मैं आपकी एनर्जी को रिफाइन करके 3 स्टार डाउडी लेवल तक पहुंचने के लिए आपकी पावर को उधार लेना चाहूंगा। तो चलो गाइस, ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। और आज ही एक और एपिसोड आ जाएगा जिसमें भी हम 5 से 6 चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे और किसी ने कहा था आज 15 चैप्टर एक्सप्लेन करो, तो 15 चैप्टर का टारगेट पूरा कर देंगे। ओके, तो बाय बाय 3N फैमिली, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो इसे खूब जम के प्यार दो और अब एक सीरीज एक अलग ही लेवल पर जाने वाली है, तो उसके लिए भी वेट करो। ओके।